Hello my dear students, in my last class we had finished exercise 2.2. Now student we will start next topic of this chapter and the topic is function. ठीक है स्टूडेंट, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में और हम उसको डिटेल से समझेंगे फंक्शन क्या है. ठीक है स्टूडेंट. अच्छा तो लेट्स स्टार्ट फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है. ए रिलेशन f from a set A to B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. तो फंक्शन का मतलब है, फंक्शन एक रिलेशन है. जिस तरह से हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था वही बात वहाँ पे है फंक्शन, लेकिन वहाँ पे एक कंसेप्ट है. फंक्शन का जो सेट ए होगा उसका यूनिक इमेज होगा, हमेशा उसका यूनिक इमेज होगा. जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक सेट ए बनाया और यहाँ पे एक सेट बी बनाया. ये है सेट ए और ये है सेट बी. यहाँ पे शायद कुछ एलिमेंट मैंने लिया 1 2 3 और यहाँ पे मैंने लिया ए बी और सी. ठीक है स्टूडेंट, आप इसमें से रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के सबसेट. जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया है 1 to A और 2 to B और 3 to A. ऐसा कोई मैंने यहाँ पे रिलेशन बनाया, क्या होगा 1 A 2 B और 3 A. ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो मैंने ऑर्डर किया या रिलेशन यहाँ पे लिखा है, ये देखिए आप इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर है. मतलब इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे तो क्या होगा 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B और 3C, यही आएगा. इनके अंदर ही मिलेगा आपको 1A 2B और 3A. ये इनके अंदर ही मिलेगा, इनके बाहर नहीं जाएगा. यही था रिलेशन का कंसेप्ट. ठीक है, फंक्शन का कंसेप्ट भी वहां पे आ रहा है, ये उनके क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ही रहेगा. लेकिन उसमें एक कंसेप्ट है, सेट ए में जो भी एलिमेंट होगा उसका यूनिक इमेज आपको मिलेगा, सिर्फ यूनिक इमेज. मतलब यहाँ पे अगर 1 एलिमेंट है तो 1 का सिर्फ एक ही इमेज आपको मिलेगा. यहाँ पे अगर 2 है तो 2 का भी आपको एक ही इमेज मिलेगा. यहाँ पे 3 है तो 3 का भी आपको एक ही इमेज मिलेगा. और यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 4 दे दिया और 4 का अगर मुझे कोई इमेज नहीं मिला तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा. लेकिन वो रिलेशन हो सकता है, रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं होगा. फंक्शन होने के लिए आपको सिर्फ यही बात ध्यान देना है, द सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. सेट ए का सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज सेट बी में होना चाहिए, सिर्फ वन इमेज, उससे ज्यादा भी नहीं. अगर मान लो मैंने सेट 1 का मैपिंग किया ए के साथ और 1 का मैपिंग किया मैंने बी के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो इस 1 का 2 इमेज बना, एक इमेज बना ए और एक इमेज बना बी. इसको आप फंक्शन नहीं बोल सकते. ठीक है, इसको फंक्शन आप नहीं बोल सकते, इसको रिलेशन बोल सकते हो लेकिन इसको फंक्शन नहीं बोल सकते. फंक्शन बोलने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, आपको वही यूज करना पड़ेगा कि सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसका सिर्फ एक ही इमेज आपको सेट बी में मिलेगा, तब आप बोलोगे इट इज ए फंक्शन. जैसे कि मैंने और एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, ये है सेट ए और ये है सेट बी. यहाँ पे मैंने सेट ए दे दिया और यहाँ पे मैंने सेट बी दे दिया. यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे ए बी और सी है. एक 1 के साथ सी का मैपिंग हुआ है, 2 के साथ ए का मैपिंग हुआ है, 3 के साथ बी का मैपिंग हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे जो सेट ए है, सेट ए के बीच में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 है 2 है और 3 है. ठीक है, अब देखिए इस 1 का इमेज आपको कितना मिल रहा है, 1 का इमेज आपको मिल रहा है सी, मतलब एक इमेज मिल रहा है. 2 का इमेज आपको कितना मिल रहा है ए, मतलब 2 का भी आपको एक इमेज मिल रहा है. 3 का भी इमेज आपको कितना मिल रहा है ए बी, 3 का भी आपको एक इमेज मिल रहा है. तो अब इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप फंक्शन बोल सकते हो. ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है. हम देखेंगे कि फंक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो मैं उस पार्ट को रफ कर देता हूं. यहां से आप एक नोट्स भी लिख सकते हो कि ईच एंड एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन. लेकिन सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा. जो भी फंक्शन होगा वो खुद एक रिलेशन हो सकता है, लेकिन जो रिलेशन होगा वो सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होगा. अच्छा, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं आपको. हम फंक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारा सेट ए, ये है सेट ए का वैल्यू x और ये है सेट बी का वैल्यू y. ठीक है, तो हम उसको मैपिंग करेंगे. रिलेशन को हम मैपिंग करते थे r से और फंक्शन को हम मैपिंग करेंगे x, और यहाँ पे क्या दिया है x मैपिंग f. f डिनोट कर रहा है आपको फंक्शन और इसका वैल्यू है y. ठीक है, ये है सेट बी का वैल्यू. अब देखिए ये जो वैल्यू आपके पास x है, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं. लेकिन ये जो सेट y, यहाँ पे जो y वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ये b सेट का है, ये डिपेंडेंट है. क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि
यहाँ पे x का वैल्यू लेने के बाद हमें ये वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये जो वैल्यू आपको मिल रहा है ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बी सेट वाला जो डाटा हमें मिलेगा फंक्शन पे वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया स्टूडेंट, और ये जो हमारा x का जो वैल्यू है, जैसे कि सेट a का वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं डोमेन और इसको हम बोलते हैं रेंज। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डोमेन, जैसे कि इनपुट जो होगा ये होगा आपका डोमेन और इनपुट होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस इनपुट को पुट करने के बाद यहाँ पे जो भी डाटा आप पुट करोगे, जो भी वैल्यू आप पुट करोगे, उसको पुट करने के बाद तो आपको y मिलेगा, वो y होगा आपका आउटपुट और इसको हम बोलेंगे रेंज। आउटपुट को बोलेंगे हम रेंज, इनपुट को बोलेंगे हम डोमेन और आउटपुट होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल अभी आप लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अभी इस क्लास में क्लास 11 या क्लास 12 में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों को यूज करना नहीं पड़ेगा, वो आपको हायर स्टडी में यूज करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा अगर इंट्रोडक्शन जान लिया तो हायर क्लास में आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। आप देखिए स्टूडेंट, मैं उसको और डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो मैंने उसका डायग्रामेटिकली दिखाया, अब मैं उसको जब मैं मेरी क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे तब हम उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको इस तरह से लिखेंगे f, उसके बाद दो कॉलम, उस कॉलम को हम बोलेंगे मैपिंग, f मैपिंग a एरो b, इसको हम पढ़ेंगे f मैपिंग a टू b। मतलब यहाँ पे क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो फंक्शन है ये a से b तक है, a टू b का फंक्शन होगा ये, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे f मैपिंग a टू b। इसमें ये जो a पार्ट है, ये जो a पार्ट है उसको हम बोलते हैं डोमेन और ये जो पूरा b सेट है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। पूरा सेट a को हम बोलेंगे डोमेन, क्योंकि अगर ये फंक्शन है तो सेट का पूरा जो डाटा आएगा वो डोमेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका एक ना एक इमेज आपको मिलना चाहिए तब जाके ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे सेट a जो होगा वो होगा हमारा डोमेन और b जो पूरा सेट b जो होगा वो होगा हमारा कोडोमेन। वो रेंज नहीं होगा, रेंज के बारे में मैंने बोल दिया कि a इनपुट देने के बाद जो आउटपुट आपको मिलेगा वो आउटपुट होगा आपका रेंज, b सेट के अंदर वो आउटपुट आपको मिलेगा। लेकिन ये पूरा सेट b ये आपका रेंज नहीं होगा, ये पूरा सेट b आपको आप बोलोगे उसको कोडोमेन, ठीक है स्टूडेंट। तो रीड एज इसको आप किस तरह से पढ़ोगे, रीड एज f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, ठीक है। अब हम इसको और डिटेल से देखते हैं स्टूडेंट। इस डायग्राम पे मैंने यहाँ पे एक सेट कंसीडर किया है a और यहाँ पे मैंने एक और सेट कंसीडर किया है b। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट है, जैसे कि ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये एलिमेंट है मेरा। तो 1 2 3 4 एलिमेंट है। पहले वाला एलिमेंट को मैंने a रिप्रेजेंट किया है और वहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। ये बात ध्यान से देख लो, आपको रेंज डोमेन और कोडोमेन पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये जो एलिमेंट है a, ये मैपिंग हो रहा है b के साथ। अच्छा, ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है अगर मैंने उसको c से रिप्रेजेंट किया तो उसका मैपिंग मान लो मैंने यहाँ पे d दे दिया, इसका c का किसके साथ मैपिंग हुआ है, d के साथ मैपिंग है। इसको मान लो मैंने e दे दिया और इसको मैंने f दे दिया, तो e का मैपिंग किसके साथ हो रहा है, f के साथ हो रहा है। इसको मान लो मैंने g दे दिया और इसको मान लो मैंने h दे दिया, तो g का मैपिंग हो रहा है h के साथ। अब देखिए एक चीज, ये जो सेट a के अंदर कितना एलिमेंट था, 4 एलिमेंट था और चारों का आपको क्या मिला, यूनिक इमेज मिला। a का इमेज मिला आपको b, c का इमेज मिला आपको d, e का इमेज मिला आपको f और g का इमेज मिला आपको h, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि सेट a में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका कोई ना कोई इमेज नहीं है, सारे एलिमेंट का इमेज है। और कितना इमेज है? यूनिक इमेज है, मतलब एक इमेज है, तब हम बोलेंगे ये फंक्शन है। अब हम देखते हैं इस फंक्शन के डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, सेट a में जितना एलिमेंट है सारे का तो इमेज है, तो ये सारा एलिमेंट हो जाएगा आपका डोमेन। तो ये पूरा सेट a को आप क्या बोल सकते हो, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो एलिमेंट 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट का तो यहाँ पे 4 इमेज बना, वो जो 4 इमेज है वो इमेज ही आपका होगा रेंज, बाकी एलिमेंट नहीं। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ये वाला पार्ट मैंने बना के दिया है कि B D F N H ये किसका इमेज है, सेट A के A C E और G का इमेज है। तो ये जो इमेज आपको यहाँ पे मिला ये इमेज ही होगा आपका रेंज। क्लियर है बात? तो यहाँ पे 4 एलिमेंट था, 4 एलिमेंट का 4 एलिमेंट यहाँ 4 एलिमेंट का 4 इमेज यहाँ पे मिला, ये 4 इमेज होगा आपका रेंज। और बाकी रिमेनिंग देखो 1 2 3 एलिमेंट यहाँ पे रिमेनिंग रह गया है, ये आपका रेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान देना, ये जो रिमेनिंग एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एलिमेंट आपका रेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान से देखना, आपका रेंज कौन सा पार्ट होगा, जो जिस पार्ट का इमेज यहाँ पे मिल रहा है वही आपका रेंज होगा। अब कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ये पूरा सेट B है,
ये इमेज वाला पार्ट भी है और इमेज वाला को छोड़ के जो पार्ट मिलेगा वो भी एलिमेंट आपका कोऑर्डिनेट पे आएगा। तो कोऑर्डिनेट पे पूरा सेट बी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द होल सेट बी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेट बी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को डोमेन, रेंज एंड कोऑर्डिनेट समझ में आया है। डोमेन का मतलब है सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट होगा आपका डोमेन। रेंज का मतलब है उस एलिमेंट का जो इमेज आपको सेट बी में मिलेगा वो इमेज होगा आपका रेंज, और सेट बी पूरा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शन का मैंने डेफिनेशन भी आपको समझा दिया है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, और उसमें डोमेन, रेंज, कोऑर्डिनेट क्या है वो भी मैंने डायग्रामेट्रिकली और यहाँ पे एक फिगर देके आप लोगों को समझाया है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया है। अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद मैं और एक दो डायग्राम देके आपको दिखाऊंगा कि कौन सा वाला पार्ट आपका डोमेन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में। अब रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, मैंने उससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला है कि सारे फंक्शन रिलेशन होगा, लेकिन सारा रिलेशन फंक्शन होना जरूरी नहीं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बोला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाया है। यहाँ पे एक सेट ए दिया है और यहाँ पे एक सेट बी दिया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हुआ है, ये जो एरो पार्ट देख रहे हो ये नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कोई मैपिंग नहीं है। आप देखिए इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट। इसमें भी कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट। आप देखिए इसमें इस एलिमेंट का साथ मैपिंग इस एलिमेंट का हो रहा है, इस एलिमेंट के साथ मैपिंग इस एलिमेंट का भी हो रहा है, और इस एलिमेंट का साथ मैपिंग इस एलिमेंट के साथ हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका हमें एक यूनिक इमेज मिला, इसका भी हमें एक यूनिक इमेज मिला, इसका भी हमें एक यूनिक इमेज मिला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे और एक एलिमेंट है जिसका कोई मैपिंग, ये जो मैपिंग मैंने दिया ये गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो ये आप ये जो टर्म है, ये जो एरो पोर्शन आप देख रहे हो इसको आप मतलब कंसीडर मत कीजिए। तो यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का मैपिंग यहाँ पे किसी एलिमेंट के साथ नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस सेट में एक एलिमेंट खाली है। अच्छा, मैं उसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को समझने में और इजी लगेगा। मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी और डी है। मान लो ए के साथ 1 का मैपिंग हुआ, 2 के साथ बी का मैपिंग हुआ, 3 के साथ सी का मैपिंग हुआ। ठीक है, तो 1 का यूनिक इमेज मिला, 2 का भी यूनिक इमेज मिला, 3 का भी यूनिक इमेज मिला। अब देखिए 4 का हमें कोई इमेज, क्योंकि 4 के साथ इसका कोई मैपिंग नहीं हुआ है, तो 4 का कोई इमेज हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। दैट मींस एक एलिमेंट यहाँ पे खाली रह गया है जिसका कोई इमेज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन का डेफिनेशन बोलता है कि सेट ए का सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ यूनिक इमेज सेट बी में मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये जो 4 एलिमेंट है इसका कोई भी इमेज हमें नहीं मिला। तब आप बोलेंगे इट इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, तो इसको हम फंक्शन पे मार देंगे क्रॉस। बट ये रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा, रिलेशन ये होगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे और एक मैंने एग्जांपल लिया है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे सेट ए में कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट है। सेट बी में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, ये एलिमेंट के साथ इसका मैपिंग हुआ, इस एलिमेंट के साथ इसका मैपिंग हुआ। ठीक है, अब देखिए जो ऊपर वाला जो नंबर 1 एलिमेंट है इसका मैपिंग इसके साथ भी हुआ और इसके साथ भी हुआ। अब देखिए एक बात, इसका मुझे यूनिक इमेज मिला, ठीक है, डेफिनेशन पे ये जा रहा है, इसका भी मुझे यूनिक इमेज मिला, ये भी ठीक है, डेफिनेशन पे ये जा रहा है। लेकिन जो ऊपर वाला एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसमें देखिए आप इसका 2 इमेज आपको मिल रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको बोला है कि आपको सिर्फ एक ही इमेज मिलना है, मतलब सेट ए का सिर्फ एक ही इमेज सेट बी में मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको 2 इमेज मिल रहा है, एक इमेज मिल रहा है ये वाला पार्ट और एक इमेज मिल रहा है ये वाला पार्ट। तो इसके मुताबिक हमारा जो डेफिनेशन बोल रहा है कि इस डेफिनेशन के मुताबिक ये फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है, तो मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, लेकिन ये रिलेशन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो आई होप आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टाइप में जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइप है सम स्टैंडर्ड फंक्शन एंड देयर ग्राफ। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है और उसके ग्राफ भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके दूंगा। यहाँ पे बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या है पहले हम उसको समझेंगे और उसके बाद उसके ग्राफ को भी हम समझेंगे। द फंक्शन एफ मैपिंग R to R, यहाँ पे देखो R to R बोला है, इसका मतलब क्या है, सेट ए भी रियल नंबर है और सेट बी भी रियल नंबर है। मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है,
और ए के बीच में ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है। अब ये सेट क्या है, रियल नंबर है, ये भी क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब है ऑल एलिमेंट्स, ऑल नंबर्स, ऑल इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर रियल नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट आपका जो इमेजिनरी नंबर है उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर रियल नंबर पे बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट, द फंक्शन f मैपिंग R2R डिफाइंड बाय y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x। मतलब आपको कोई भी वैल्यू पुट करो, अगर आपको वैल्यू जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे f ऑफ 2 पुट किया और रिजल्ट मुझे 2 ही मिला, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x भी 2 है और y भी, ये जो f ऑफ x है ये आपका y पार्ट है, इसका मतलब x भी 2 है और y भी 2 है। तो इसका मतलब ये मिल रहा है जो मुझे ऑर्डर पेयर मिलेगा वो सेम से मिलेगा, 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, 4 4 मिलेगा, 5 5 मिलेगा, ऐसे ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। मान लो मेरे पास f इज इक्वल टू इस तरह से एलिमेंट मिला 1 1 2 2 3 3, इस तरह से एलिमेंट मुझे मिला। तो इस तरह से अगर एलिमेंट मुझे मिल रहा है, दोनों के ऑर्डर पेयर सेम सेम वैल्यू अगर मिल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। और अगर आप उसका ग्राफ निकालोगे तो ये ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैं उसको एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो 1 1 लोगे, अच्छा मान लो पहले मैंने 2 2 लिया, 2 2 लोगे तो क्या होगा, ये है 2 और ये है 2, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। उसके बाद 4 4 लोगे तो ये है 4 और ये है 4, मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपने -2 लिया तो -2 यहाँ पे आएगा, -4 यहाँ पे आएगा। आप देखिए इन चारों पॉइंट को अगर आप प्लॉट करोगे तो क्या होगा, इस तरह से ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसको हम बोलते हैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। तो आई होप आप लोगों को आइडेंटिटी फंक्शन भी समझ में आया है। आइडेंटिटी फंक्शन का जो कर्व या जो लाइन बनता है वो हमेशा कहां से जाता है, ओरिजिन से जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और उस फंक्शन पे जो एलिमेंट आपको मिलेगा, जो ऑर्डर पेयर वाला मिलेगा वो सेम से मिलेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इस तरह से एलिमेंट मिलेगा। तो इस तरह से अगर मुझे एक फंक्शन पे एलिमेंट दिखाई दिया तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ रियल फंक्शन का टाइप नंबर 1। अब हम जाते हैं टाइप नंबर 2 पे स्टूडेंट। टाइप नंबर 2 पे बोला है कि कांस्टेंट फंक्शन। तो ये कांस्टेंट फंक्शन क्या है, हम उसको एक बार देख लेते हैं। अब देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन क्या है, पहले हम उसका डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द फंक्शन f मैपिंग R2R डिफाइंड बाय y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू c। ये जो c आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये c रिप्रेजेंट कर रहा है कि कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है रियल कोई नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 5 फिक्स नंबर, इसको हम बोलते हैं कि कांस्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इज ए कांस्टेंट इज नोन एज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो मैपिंग दिया हुआ है जो फंक्शन का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये सेट a है और ये सेट b है, a है और ये b है, a के साथ b का फंक्शन हुआ है, और सेट a रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, सेट b भी रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर। अब आपका जो फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। कुछ भी पुट कर लो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट किया, मुझे रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 मिलेगा, इस तरह से रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन। अगर कोई वैल्यू हमें पुट करने के बाद अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे अगर x का वैल्यू, x का इनपुट पुट करने के बाद अगर y मुझे एक कांस्टेंट एक ही वैल्यू रिजल्ट मुझे दे रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो भी मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा, 5 पुट करूँ तो भी मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा, 6 पुट करूँ तो भी मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। और उस कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होगा स्टूडेंट वो इस तरह से बनेगा, एक स्ट्रेट एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस आपको मिलेगा। मान लो आपका x का वैल्यू मिला 2 और y का वैल्यू आपको मिला 4। अब x का वैल्यू 3 भी हो तो y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। x का वैल्यू अगर 4 भी हो तो y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब इसको अगर आप डायग्राम पे प्लॉट करोगे तो कैसे बनेगा, x का वैल्यू 2 है 1 2, y आपको 4 मिल रहा है तो मान लो 4 यहाँ पर है, ठीक है। x का वैल्यू 3, यहाँ पे मान लो 3 है, y का वैल्यू 4, तो वहीं पे पॉइंट लाई कर रहा है ना। अगर मान लो x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू तब भी आपको 4 मिलेगा, तो इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, इस तरह से एक लाइन बनेगा, या तो नीचे भी इस तरह से एक लाइन बन सकता है। तो ये जो लाइन बनेगा, ये लाइन क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल बनेगा, तो इसी को हम बोलते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को कांस्टेंट फंक्शन भी समझ में आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, उसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारे
एचएस फर्स्ट ईयर, एचएस सेकंड ईयर, सारे टॉपिक्स में ये हमारे काम आने वाला है। उसका डेफिनेशन भी हम देखेंगे और उसका डायग्राम भी हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, उसका डेफिनेशन क्या है। मॉडुलस फंक्शन, द फंक्शन एफ मैपिंग आर आर। देखो आर आर बोला है कि मतलब सेट ए में भी रियल नंबर है और सेट बी में भी रियल नंबर है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, कब होगा? अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। अगर आपको x का वैल्यू या तो 0 मिला या तो 0 से बड़ा मिला, तब आपका x एफ ऑफ x क्या हो जाएगा? x होगा। और अगर x का वैल्यू आपको लेस देन 0 मिला, 0 से छोटा मिला, तो x का वैल्यू होगा माइनस ऑफ x। अब देखिए, इस कॉल्ड ए मॉडुलस फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ x, और इसको आप किस तरह से mod ऑफ x रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, मॉडुलस ऑफ x को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे मान लो मैंने कुछ वैल्यू लिया है, मान लो मैंने एफ ऑफ 2 लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब एफ ऑफ 2 का रिजल्ट क्या होगा बताइए? तो 2 ही होगा, क्योंकि एफ ऑफ x इक्वल टू x कब होगा? x अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसका रिजल्ट 2 मिलेगा। सिमिलरली मान लो मैंने एफ ऑफ 0 लिया, तो मेरा वैल्यू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। सिमिलरली मान लो मैंने एफ ऑफ 1 लिया, तो मेरा रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सिमिलरली मान लो मैंने एफ ऑफ -2 लिया, मतलब नेगेटिव वैल्यू लिया मैंने, तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा? x लेस देन 0 होने के लिए वैल्यू ऑफ x क्या होता है? माइनस ऑफ x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2। अब अगर मान लो मैंने उसको यहाँ पे प्लॉट किया, तो किस तरह से मिलेगा? देखिए पहले अगर हमने 0 लिया तो 0,0 यहाँ पे लाई करेगा। उसके बाद अगर मैंने 1 लिया तो 1,1 यहाँ पे लाई करेगा, 2,2 यहाँ पे लाई करेगा। तो मतलब इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा यहाँ पर। अगर नेगेटिव वाले पोर्शन पे आओगे तो 0 लोगे तो ये आएगा, 1 लोगे -1 लोगे तो -1 ही मिलेगा, क्योंकि वो लेस देन 0 है, तो वैल्यू क्या होगा? माइनस ऑफ x। तो अगर आपने f ऑफ -1 लिया तो रिजल्ट पे आपको क्या मिलेगा? -1। तो -1 यहाँ पे लाई करेगा, -2 यहाँ पे लाई करेगा, -3 यहाँ पे लाई करेगा। इसको प्लॉट करोगे तो इस तरह से एक लाइन बनेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। और ये जो बात है, ये बात आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा तो ये हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन भी समझ में आया है। और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से इसको हम सिंबल रीड करते हैं, mod ऑफ x या मॉडुलस ऑफ x। अच्छा, अब हम जाते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो टाइप है उसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट। पहले हम उसका डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सिग्नम फंक्शन क्या है? द फंक्शन एफ मैपिंग आर टू आर। देखो यहाँ पे भी क्या बोला है कि सेट ए भी रियल नंबर है और सेट बी भी रियल नंबर है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा 1 कब? अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव वैल्यू मिले, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा कोई भी वैल्यू मिले तो रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। उसके बाद अगर x का वैल्यू अगर 0 मिले तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। x का वैल्यू अगर नेगेटिव मिले तो आपका रिजल्ट क्या होगा? -1 होगा। मान लो मैं उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करके दे रहा हूँ। f ऑफ 1 रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। f ऑफ 2 रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? तब भी 1 मिलेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। f ऑफ 3 तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा, क्योंकि v भी ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। आप देखिए मैं दूसरे पार्ट को दिखा रहा हूँ। f ऑफ 0 तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 है तो रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है? सिग्नम फंक्शन पे 0 मिलने वाला है। अब देखिए f ऑफ -1 के लिए आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? -1। f ऑफ -2 के लिए भी आपको क्या मिलने वाला है? -1। क्यों? क्योंकि ये लेस देन 0 है। यहाँ पे देखिए x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है तो रिजल्ट आपको क्या मिलना चाहिए? -1। मान लो मैंने यहाँ पे f ऑफ -3 लिखा, तब भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट, इसी को हम बोलते हैं कि सिग्नम फंक्शन। अगर हमने अच्छा उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? y इक्वल टू एफ ऑफ x और यहाँ पे SGN, इसका मतलब है सिग्नम ऑफ x। जैसे कि मॉडुलस को हम mod ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह सिग्नम को हम SGN ऑफ x से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट। ओके, हम उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आपने x का वैल्यू आपने जब 1 लिया था तो y का वैल्यू आपको क्या मिला? 1 मिला था। तो देखिए मान लो यहाँ पे आपका x 1 यहाँ पर है और y का वैल्यू आपको 1 यहाँ पे मिला। अगर मान लो आपने x का वैल्यू 2 लिया, x का वैल्यू आपने 2 लिया तो y का वैल्यू आपको तब भी कब क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है।
अगर मान लो आपने x का वैल्यू 3 लिया, x का वैल्यू आपने 3 लिया, तब भी आपको y का वैल्यू क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था, तो यहाँ पे 1 है। अब देखिए इनको जोड़ोगे तो इस तरह से एक लाइन बनेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए जब आप 0 लोगे तो इसी लाइन पे एक लाइन बनेगा और कहीं पे नहीं जाएगा, क्योंकि x भी 0 है और y भी 0 है, दैट मींस ओरिजिन से एक लाइन बनेगा। अब देखिए अगर नेगेटिव वैल्यू मैं लूं, जैसे कि -1, मैंने यहाँ पे -1 लिया तो y का वैल्यू मुझे क्या मिला, -1 यहाँ पर है। अगर मान लो मैंने x का वैल्यू -2 लिया, मान लो यहाँ पे -2 है, तो y का वैल्यू तब भी मुझे क्या मिल रहा था, -1, तो -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर मान लो मैंने x का वैल्यू -3 लिया, तो यहाँ पे है शायद -3, तो अगर -3 है तब भी मुझे y का वैल्यू क्या मिल रहा है, -1, तो -1 मुझे यहाँ पे मिला। अब इनको जोड़ेंगे तो इस तरह से एक लाइन बनेगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को सिग्नम फंक्शन का भी कंसेप्ट समझ में आया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे एचएस सेकेंड ईयर पे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट ईयर में भी है स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में भी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है देखिए स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअली है क्या। अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द फंक्शन f between r to r defined as the greatest integer less than or equal to x, it is usually denoted by y equal to f of x equal to third bracket of x। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, y f of x equal to, ये f of x का मतलब है y is equal to f of x equal to थर्ड ब्रैकेट ऑफ x। इसका मतलब क्या है, आपको उस थर्ड ब्रैकेट के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू हो या कोई भी कुछ भी वैल्यू हो, आपको सिर्फ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लेना है। या तो बोला है देखो, डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, x से जो x का वैल्यू होगा उससे स्मॉलर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वही होगा आपका आंसर। जैसे कि मान लो मैंने लिया y इज इक्वल टू f of x इक्वल टू 1.2 इन थर्ड ब्रैकेट, ये क्या वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, लेकिन मुझे लेना क्या है, ये जो थर्ड ब्रैकेट ऑफ x मुझे क्या बता रहा है कि मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। और उसी से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसी से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1.2 से स्मॉलर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है। तो आपका आंसर यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, 1.2 नहीं आएगा। डेसिमल वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 1.2 लिया तो वो तो इंटीजर नहीं होगा, वो डेसिमल हो जाएगा। आपको सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेना है। मान लो मैंने लिखा 1.7 इन थर्ड ब्रैकेट, तब भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मान लो मैंने लिखा 2.1 इन थर्ड ब्रैकेट, तब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है, डेसिमल वाला पार्ट आपको नहीं दिखाना है और उससे बड़ा भी नहीं लेना है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 2.7 लिखा, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा कि वो राउंड रॉबिन हो गए, वो 2.7 से 3 चला जाएगा। नहीं स्टूडेंट, क्योंकि डेफिनेशन बोल रहा है या तो उसका इक्वल या तो उससे छोटा, उस वैल्यू से स्मॉलर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो 2.7 से स्मॉलर इंटीजर क्या है, स्मॉलर इंटीजर है 2, तो आपका आंसर होगा 2 स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने 1.2 लिया, तब मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा था, 1 मिल रहा था। तो यहाँ पे मान लो 1.2 यहाँ पर है, तो उसमें मुझे रिजल्ट क्या मिला, 1 यहाँ पे मिला। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे मान लो मैंने 1.7 मिला, तब भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद मान लो मैंने 1.5 लिया, तब भी मुझे रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, 1 पे मिलेगा। तो यहाँ से 1 से लेकर 2 तक ये लाइन इस तरह से जाएगा। बात को समझना स्टूडेंट, 1 से लेकर 2 तक, मतलब 1 से लेकर 2 के अंदर जितना डेसिमल वैल्यू होगा उतना वैल्यू के वो 1 से 2 तक वो स्ट्रेट लाइन जाएगा इस तरह से। लेकिन जब 2 से 3 तक जाओगे, जैसे कि मान लो 2.1 हो गया, तब आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 2 मिलेगा। तो 2.1 के लिए आपका 2 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि y का 2 है यहाँ पर। 2.2 के लिए तब भी आपका वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तब भी आपको यहाँ पे मिलेगा। 2.7, 2.8 या कोई भी वैल्यू ले लो, आपका रिजल्ट इसके अंदर ही मिलेगा। तो मतलब 2 से लेकर 3 तक ये लाइन इस तरह से जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात। जब 3 से लेकर 4 तक जाओगे तो वो लाइन 4 के स्ट्रेट लाइन जाएगा। 4 से लेकर 5 तक जब जाओगे तो लाइन 5 का स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसी तरह से ये लाइन बनते जाएगा। तो यही है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप स्टूडेंट आपको ये बात भी समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, मैं उसको और डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो हमारे सामने जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अगर हमने नहीं सीखा है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत आने वाला है स्टूडेंट। इसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये
अलजेब्रा का बेसिक जो डेफिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं उसका डेफिनेशन। A function f mapping R to R is said to be polynomial function if for each x in R y equal to f of x equal to a0 a1x a2x dot 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 n x to the power n, where n is a non-negative integer and a1 a0 a1 a2 that's all are the real numbers। तो यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट, आप देख सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन एक्चुअली है क्या। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब है ये फंक्शन का वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कोई भी अगर एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन का वेरिएबल का जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये जो वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है, x की पावर में क्या है 2 है, 2 इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है स्टूडेंट x है, x के पावर में क्या है 1 है, 1 भी क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर है बात? मान लो मैंने लिखा 2x टू द पावर 100 प्लस 5x टू द पावर 50 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे जो वेरिएबल है स्टूडेंट उसके पावर में क्या है पॉजिटिव वैल्यू है और इंटीजर है, इसके पावर में भी पॉजिटिव वैल्यू है इंटीजर है, इसके पावर में भी पॉजिटिव वैल्यू है इंटीजर है, तब हम उसको बोलेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। लेकिन स्टूडेंट अगर मान लो 2x टू द पावर -2 प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 आपको इस तरह से एक इक्वेशन मिला, इसको क्या पॉलिनोमियल बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का जो वेरिएबल है ये क्या है नेगेटिव इंटीजर है, और नेगेटिव इंटीजर आपका डेफिनेशन पे बोला है कि वो नेगेटिव नहीं होगा, वो नॉन नेगेटिव होगा, तब आप बोलोगे दिस फंक्शन इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर है बात? अब देखिए स्टूडेंट इस फंक्शन को आप पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे, किस फंक्शन को पॉलिनोमियल बोलोगे? इसको बोलोगे और इसको बोलोगे। तो अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसको अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो कि ये ऑलवेज एक पैराबोला की तरह बनेगा, इस तरह से पैराबोला की तरह बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको आपको एक टेबल बनाना है तो आप बना सकते हो, उसको सॉल्व करके, जैसे कि यहाँ पे 2x प्लस थ्राइस y इक्वल टू 0, अगर ऐसा कुछ वेरिएबल लो, दो वेरिएबल ले लो आप, जैसे कि 2x प्लस थ्राइस y इक्वल टू 0, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे x का एक टेबल बना लो, x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो, इसको यहाँ पे प्लॉट करो, देखोगे आप ऑलवेज आपको इस तरह से पैराबोला या तो इस तरह से कार्व मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर है बात? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा लास्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं कि रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन क्या है स्टूडेंट? ये तो हम सबको मालूम है, जिस फंक्शन को हम p/q फॉर्मेट में p/q फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं उसी को हम बोलते हैं रेशनल फंक्शन। जैसे कि 1/2 इट इज ए रेशनल फंक्शन, 5/7 इट इज आल्सो रेशनल फंक्शन, 3/7 इट इज आल्सो रेशनल फंक्शन, ओनली 2 ये भी रेशनल है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हर वैल्यू के नीचे ऑलवेज न्यूमरेटर में 1 रहता है, तो ये भी p/q फॉर्मेट में है, तो ये भी क्या है स्टूडेंट रेशनल फंक्शन। अब हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेशनल फंक्शन आर द फंक्शन व्हिच टाइप f of x by g of x। अगर कोई फंक्शन f of x by g of x के रूप में है और f of x and g of x आर पॉलिनोमियल फंक्शन, और f of x जो g of x जो होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए of x and in domain where g of x not equal to 0। और एक बात ध्यान देना है, नीचे वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होना है, जैसे कि ये g of x वाला पार्ट है, ये कभी भी 0 नहीं होना पड़ेगा, 0 को छोड़ के बाकी सब वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ये अगर 0 हो गया है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये कोई रेशनल नंबर नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट ये है हमारा डेफिनेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। अब हम उसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इस तरह से कार्व मिलेगा और इस तरह से कार्व मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन आपको दे दिया है f of x इक्वल टू 1/2। इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे, जैसे कि अगर 1 लोगे तो ये होगा 1/2, 2 लोगे तो ये होगा 1 लोगे तो ये होगा 1/1 दैट इज 1, 2 लोगे तो यहाँ पे होगा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू होगा हाफ। इस तरह से अगर आप वैल्यू पुट करते जाओ तो इस तरह से आपको एक क्या मिलेगा कार्व मिलेगा। अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करो, जैसे कि -1 यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा -1,
-2 पुट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा -1/2, -3 पुट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा -1/3। इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको इस तरह से कर्व मिलेगा। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप आप लोगों को ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए फंक्शन जो है, ये जितना जो पॉइंट है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है स्टूडेंट। अगर किसी का कोई डाउट है इसी रिलेटेड टॉपिक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। टुडे वी विल स्टॉप हियर।